हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श दुबे और ये क्लास 12th फिजिक्स होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है। और पिछले के लेक्चर्स में हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी जो बेसिक्स थे उसमें हम सारे सब कुछ बता चुके हैं। और ये जो आपका चैप्टर होगा भौतिक विज्ञान कक्षा 12 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर है। और जो भी होगा हम सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में डाल देंगे और आप स्टेप वाइज देखिएगा। और मेरा उम्मीद है कि आप कंटेंट बेहतर प्राप्त करेंगे यहाँ से। ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपका मतलब हम पूरी तरह से आवेश तथा क्षेत्र में जो है आपका टॉपिक उसको हम पूरा डिटेल से लिख दिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम सारे टॉपिक ऐसे लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे। जो डेरिवेशन होंगे उनको हम करवा देंगे, तो आप उसको नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ। ठीक है ना। इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जिसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। परीक्षा में आ जाए तो उसे लिख सकते हैं, कोई पूछ ले तो उसे समझा सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपका ये है विद्युत, तो विद्युत की अगर हम डिफिनीशन पढ़ें एक प्रकार से विद्युत क्या है, तो विद्युत के बारे में अगर हम पढ़ें तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना। विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत। अब विद्युत जो होता है, विद्युत दो प्रकार का होता है। विद्युत हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर विद्युत, एक होता है धारा विद्युत। अगर हम स्थिर विद्युत और धारा विद्युत की बात करें तो हमारे पास स्थिर विद्युत और धारा विद्युत के अलावा भी एक और विद्युत होता है, घर्षण विद्युत। उसकी बात हम अभी इसके बाद हम बात करेंगे। पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत की अगर हम बात करें तो स्थिर विद्युत में पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने ना दिया जाए, यानी स्थिर करके रखा जाए। पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने ना दिया जाए, स्थिर ही रखा जाए, तो इस प्रकार का विद्युत धारा जो है स्थिर विद्युत कहलाता है। फिर से देखिए, पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने ना दिया जाए, स्थिर ही रखा जाए, तो इस प्रकार का विद्युत जो होता है स्थिर विद्युत कहलाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें हम, तो उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बैटरी, सेल आदि में जो ऊर्जा संचित होती है वो हमारे पास स्थिर विद्युत के रूप में होती है। अगर स्थिर विद्युत के तौर पे ना होती तो हमारे पास जो फ़ोन होता है उसमें भी हमारा जो विद्युत होता है वो स्थिर विद्युत रहता है, तभी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसे यूज कर पाते हैं। और हम स्थिर विद्युत के तौर पर किसे सेव कर पाते हैं, जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, उसे हम सेव कर पाते हैं, एसी करंट को नहीं सेव कर पाते हैं। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसके बाद हम जैसे कि कभी अलग से हम लेक्चर आपको बता देंगे किसी लेक्चर में कि डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। तो अभी हमारे पास ये जो टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए, स्थिर विद्युत। तो ये जो होता है हमारा स्थिर विद्युत कहलाता है। जैसे बैटरी में जो ऊर्जा हमारी संचित यानी कि पूरी तरह से रुकी रहती है, जब हम बैटरी को कहीं टार्च में या कहीं लगाएंगे तो हमारे पास उसमें से धारा का प्रवाह होगा जब उसकी हम लाइट ऑन करेंगे। तो सेल की बात करें तो हमारे पास कुछ भी होता है, जैसे कोई भी सेल है, किसी भी प्रकार का सेल है, तो उसमें हमारे पास ऊर्जा जो होती है संचित होती है, यानी बचा करके हम सेव करके उसे रखे रहते हैं। तो ये हमारा जो होता है बेटा स्थिर विद्युत कहलाता है। धारा विद्युत की बात करें तो धारा विद्युत यानी पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने दिया जाए, स्थिर ना रखा जाए, यानी पदार्थ में उत्पन्न धारा को केवल बहने दिया जा रहा है, स्थिर नहीं रखा जा रहा है। तो इस प्रकार का जो विद्युत होगा उसे हम धारा विद्युत कहलाता है ये। ठीक है ना, धारा विद्युत हम कहते हैं। और धारा विद्युत का अगर उदाहरण देखें तो हम जैसे तारों में बहता हुआ करंट,
तार हमारे पास है, उसमें जो करंट हमारे पास फ्लो होता है कंटिन्यू उसमें फ्लो होता रहता है, करंट उसमें रुकता नहीं है, तो वो हमारा जो होता है तारों में बहता हुआ करंट। तो इस प्रकार का जो धारा होता है विद्युत धारा कहलाता है। तो हम लोग ज़्यादातर जैसे कि इस चैप्टर में हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत करके, और धारा विद्युत अभी बहुत दूर है, जैसे 2-3 चैप्टर हम पढ़ लेंगे फिजिक्स का ये क्लास 12th में, तो उसके बाद जो आएगा वो हमारा धारा विद्युत के बारे में हम लोग चलेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी इसके बाद हमारे पास होता है एक घर्षण विद्युत। अगर घर्षण विद्युत की हम बात करें तो घर्षण विद्युत यानी कि दो वस्तुओं के बीच जब घिसा जाता है तब हमारा वो घर्षण विद्युत उत्पन्न होता है। उसके लिए देखिए, तो ये रहा आपका घर्षण विद्युत, यानी कि स्थिर विद्युत और धारा विद्युत आपको हम बताए थे, ये आपका है घर्षण विद्युत। और घर्षण विद्युत में ये है ना कि जब दो वस्तुओं को आपस में घिसा जाता है तब वो जो बनता है वो घर्षण विद्युत होता है, उससे जो आवेश निकलता है, जो धारा उत्पन्न होती है वो मतलब घर्षण विद्युत कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो वह विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता हो घर्षण विद्युत कहलाता है। बस इतना ही है इसके बारे में, अमूमन पूछा भी नहीं जाता उतना ज़्यादा, फिर भी हम लिख दिए हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आकाशीय बिजली जो होती है वो घर्षण विद्युत के कारण उत्पन्न होती है। आकाशीय बिजली जो होती है वो घर्षण विद्युत, यानी जब दो बादल आपस में टकराते हैं उनके बीच जब घर्षण बल होता है यानी कि घर्षण होता है तब उसमें से जो करंट निकलता है वो हमारा घर्षण विद्युत कहलाता है। आकाशीय बिजली, या फिर बालों में किसी प्लास्टिक को लगातार घिसते रहने से प्लास्टिक में जो घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। बालों में अगर हम किसी प्लास्टिक को कंटिन्यू लगातार हम घिस रहे हैं, जैसे बालों को मान लीजिए कंघी कर रहे हैं, तो कंघी करते टाइम आप ये ध्यान दीजिए ना, तो बालों में क्या होता है कि घर्षण मतलब के कारण उसमें घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उसमें आ जाता है बालों में। तो बालों में जब किसी प्लास्टिक को लगातार घिसते रहने से प्लास्टिक में घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश की, जो कि आपके चैप्टर का पॉइंट है। वैद्युत आवेश, द्रव्य का वह गुण जिसके अंदर वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कोई भी द्रव्य हो अगर उसके अंदर एक गुण उत्पन्न हो गया है, यानी कि मान लीजिए चुंबकीय गुण आ गया, या फिर हमारे पास आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण आ गया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर अब एक आवेश आ चुका है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। अब चाहे वो आकर्षित करे चाहे प्रतिकर्षित करे, आकर्षण कब करेगा और प्रतिकर्षण कब करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और ये सारे मैटर जो हैं सजातीय विजातीय, वैसे तो हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। हमारा स्थिर वैद्युत नाम का लगभग 7-8 लेक्चर है, उसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना। ये हमारा हो गया। अब अगर हम वैद्युत आवेश में बात करें, यानी वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और कूलाम को हम हमेशा सी से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा, ठीक ना। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसलिए उसे हम सी से डिनोट करते हैं। और इसका विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, वैद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र होता है M0L0TA होता है। अच्छा, TA होता क्यों है, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है ना कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको आवेश बराबर होता है IT, आवेश बराबर हो जाएगा IT, और I की जो विमा होती है उसे हम A से डिनोट करते हैं, और T जो है आपका, ये आपका समय है, और समय की विमा हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा A और T। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे M0L0 और TA करके लिखा है, लेकिन M0L0 का क्या मतलब है, M फॉर होता है मास, L फॉर होता है 0, मतलब हमारा लेंथ होता है, मीटर होता है। अगर हम इनकी बात करें ना, तो
ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होते हैं ताकि हम आगे के क्वेश्चन में मान लीजिए कि हम अगर विमीय सूत्र लिखना चाहें तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाता है, इसको अगर ये लिखा रहता है तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे M0 L0 TA की बात करें तो हमारे पास M0 L0 TA, अगर हम A की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, T की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, L की पावर 0, M की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। यहाँ पे भी किसी की पावर 0 है तो क्या है, ये हो जाएगा 1। आपको क्लास 8th में ये सिखाया जाता है बहुत अच्छे से कि अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, और आगे के भी क्लास में आपको बताया गया होगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे अगर m बराबर 0 है तो उसको हम 1 मान लेंगे, l बराबर 0 है तो 1 मान लेंगे, और t की पावर 1 है तो वही रहेगा, t ही रहेगा, a की पावर 1 है तो a ही रहेगा। तो इसलिए बेटा अगर हम फाइनली इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल के क्या आता है, AT। ठीक, बस इसे हम इसलिए लिखे हैं ताकि हमारे पास आगे के क्वेश्चन जब हम करें तो थोड़ा सा उसमें आसानी रहे। ठीक ना। अब आगे के जो हमारे पास टॉपिक हैं, वैद्युत आवेश हो गया, इसके प्रकार होते हैं वैद्युत आवेश के। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके अलावा एक उसमें छेड़खानी करता रहता है, उसका नाम है विद्युत उदासीन होता है वो। और उदासीन जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर होती है। जो आपके पास पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन होता है, जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बावजूद जो हमारे पास होते हैं वो हमारे उदासीन कहलाते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। इनके बारे में आप सीखेंगे अब। देखिए, तो ये रहा आपका आवेश का प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और हमने बताया था जैसा कि एक आपके पास उदासीन होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। आवेश वही होता है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण हो। जो उदासीन होता है उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का कोई ऐसा गुण नहीं होता, इसलिए उसे हम आवेश की श्रेणी से थोड़ा सा बाहर रखते हैं अभी के लिए। ठीक है ना। धनावेश की अगर बात करें, दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें यानी घर्षण यानी धनावेश की बात करें, तो घर्षण के कारण जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसे हम प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है। दोनों अभी क्या हैं, उदासीन है। उदासीन में क्या होता है कि प्लस माइनस की संख्या बराबर रहती है। इसमें भी प्लस माइनस की संख्या बराबर है, यानी ये भी क्या है, उदासीन है। ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने जब इनके बीच घर्षण किया, मान लीजिए ये आपके पास A है और ये B है। दो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, एक A है और एक B है। अगर हम A को B के साथ घिसते हैं या B को A के साथ मतलब घिसते हैं इनको आपस में, तो इनके बीच क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से इसमें आ गए, B का इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया, यानी B में से A में आ गया। जब इन्हें हमने घिसा तो मान लीजिए इसमें का इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ये जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज B में से निकल करके A में आ गए। मान लीजिए एक और निकल के आ गया। वैसे बहुत सारे आते हैं, हम इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से केवल आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें आपके पॉजिटिव की संख्या कितनी हुई, 6 हुई। नेगेटिव की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रक्रिया में आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब घर्षण के कारण जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसमें हमने जब इन्हें घर्षण किया तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर आ गया, यानी इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। B में, वस्तु B में धनावेश हो गया है ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है। बेटा जो प्लस होता है उसे हम P से डिनोट करते हैं। ये जो होता है आपका प्रोटॉन माना जाता है। और N जो होता है ना, ये उदासीन होता है, यानी प्लस माइनस इसमें बराबर होते हैं। आप बोल सकते हैं
उदासीन होता है ये, यानी ना ही नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है n पर, यानी न्यूट्रॉन पर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, B जो है आपका, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके A में चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि A में हुई है। B में जो हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो आपका धनावेशित जो वस्तु होगा वो होगा B। घर्षण के कारण जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसे प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस से, यानी ये कौन सा इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आते हैं ऋणावेश की तरफ। घर्षण के कारण जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, घर्षण के कारण जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, उस पदार्थ में हम उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। देखिए क्या है, घर्षण के कारण जब हमने A और B को जब हमने घिसा, तो घर्षण के कारण A वस्तु B वस्तु के साथ घिसने पर इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। इसमें ऑब्जेक्ट A में क्या हुआ है, इसमें बोल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की वृद्धि हो जाती है, तो वो जो होता है आपका ऋणावेश कहलाता है। इसे आप माइनस से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार देखिए, मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, प्लस माइनस इसमें है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसमें भी प्लस माइनस है। जब हम आपस में घिसेंगे, तो मानकर चलिए कि या तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा या इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। अच्छा, कब इलेक्ट्रॉन किसमें से किसमें जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, कैसा आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक में आपको क्लियर होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो पॉजिटिव होगा, या फिर किसमें का प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन तो आपका वहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन किसमें जाकर के जुड़ेगा, जो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी आगे के पॉइंट में आपका ये होगा कि उदासीन किसे कहेंगे आप। उदासीन जो होता है बेटा, उसमें ना ही मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी शून्य आवेश है। आवेश की संख्या जो है यहाँ पे 0 है। जब आवेश की संख्या अगर यहाँ पर 0 है, तो आपको ये क्या मानना पड़ेगा कि ये उदासीन है। और अगर ये उदासीन है, तो इस पर कोई ना तो आकर्षण होगा, ना ही प्रतिकर्षण होगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब अगर आपको हम बताएं, तो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, वो देखिए आप 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश के मध्य जो बल लगता है वो होता है प्रतिकर्षण बल, और विजातीय